दोस्तों, आज की कहानी प्रेम विवाह के ऊपर है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम में लिए गए बचकाने फैसले गलत होते हैं। इन्हीं गलतियों को जीती जागती कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी एक लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने वाला पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने वाले पिन की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर के बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने कहा, सिम अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप सिम इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम उठाई गई है उसका पूरा ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओ। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रतापूर्वक कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की ने कहा, जी नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से ली गई है मुझे नहीं पता है। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये मेरी दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूँ, और दिल्ली में मुझे तीसरी ट्रेन पकड़नी है, फिर मैं हमेशा के लिए आजाद। मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्लड़ लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहीं वहीं शादी कर लो, जहाँ जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली से मैं एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम फिर किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्रेम का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया, मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो सिर्फ बहनें हो, या हो सकता है बहनें ना हो, दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाई, बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो तुम? वो बोली, 18 साल की। मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर बाद में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूं मैं उससे। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्र लड़की मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उस जनाब ने, मेरे लवर ने, पहले ही समझा दिया था
कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड मत खराब करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नई सिम, नया मोबाइल दिलाया, 3 ट्रेनें बदलाई ताकि तुम्हें कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उनके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो तस्वीर। मेरे फ़ोन में मेरे बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि वो जब पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथों में हो। 30 दिन की छुट्टी लेकर आया था, वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता जा रहा था, उधर मैं पूरी दुनिया भी कमा लूं तो घाटे का सौदा होता। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकते वहां? मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था, मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया लेकिन सिर्फ इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की है ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे, कैसा गुजारा हुआ उस वक्त का? उसके हर सवाल, हर बात से मुझे महसूस हो रहा था कि लड़की लड़कपन के शिकार पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बच्ची सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र से ही सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिए। वहीं से मैंने अपने बारे में कुछ अलग सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि हम भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि हम भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी के संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के सारे लड़के उसे चालू करते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्ध भी हो जाए तब भी जवानी में किए गए कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मैं मानता हूं कि लड़का लड़की के तोलने का यह दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में यही है। यह नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घुट पानी पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा करने की। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही है, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर के बीच बातें होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी की नज़दीकी आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड का मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड।
परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ भी यही रीत है। लड़का भी इस रीत का अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे उससे शादी करनी थी, बल्कि ऐसे लालची लोगों के बीच खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट में आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात है। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा जरूरी नहीं माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद भी सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात तो यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। ना ही तुम्हें इश्क का सही मतलब पता है अभी। उसने पूछा क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह पर इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा वो इश्क में नहीं है, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होते हैं वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेन नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूं और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम क्या था कोई नहीं जानता। वो शातिर होता तो कैसे मजनू बन पाता? फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लहू बहा, वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, तो किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसा तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, ना पानी पी पाएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। न तो उसकी सेहत में कोई फर्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लोंडे लपाटे को इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा है, एक तरह की स्टैंडबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया था। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्रियों से उसकी तरफ था। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ आकर पहुँच गई। उसके मोबाइल पर एक मैसेज की टोन बजी, देखा सिम एक्टिवेट हो गई थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ की भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस दे दी। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
देश की सभी बेटियों को समर्पित है कहानी। मेरा दावा है माता पिता से ज़्यादा दुनिया में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई परिवार, कोई बेटी, उसका भविष्य बच जाएगा। धन्यवाद।